Welcome to Resonating Law, where every law carries meaning and every meaning resonates. If you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगता है। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और वैल्यूएबल वीडियोस लाती रहूं। So don't forget to like, share and subscribe. In the last lecture, we have completed till rule number 59, stay of sale तक complete कर चुके थे और हमें वहीं से कंटिन्यू करना है। इस सेल की प्रोसीडिंग जो है वो आगे कैसे स्टार्ट होगी, आगे कैसे प्रोक्लेमेशन होएगा पब्लिक ऑक्शन का, ठीक है, सेल का टाइमिंग वगैरह क्या रहने वाला है और कैसे बिडिंग होती है, किसको बिडिंग में बैठना अलाउ है, किसको नहीं है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। सो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 64, यहाँ से सेल स्टार्ट हो रही है तो सेल जनरली कैसी होती है वो है रूल नंबर 64 से लेकर 73 तक। तो 64 बोलता है कि पावर टू ऑर्डर अ प्रॉपर्टी अटैच टू बी सोल्ड एंड प्रोसीड्स टू बी पेड टू पर्सन एंटाइटल। तो सिंपली जैसा बोला गया है वैसा ही है। इसके अंदर जो भी कोर्ट एग्जीक्यूट कर रहा है डिक्री को वो ऑर्डर कर सकेगा जो भी प्रॉपर्टी अटैच है जो कि लाइबल है सेल के लिए, तो उसका पूरा सेल या फिर ऐसा कोई पोर्शन जिससे कि डिक्री सेटिस्फाई हो जाए उतना सेल कर दिया जाएगा, सोल्ड कर दिया जाएगा और जो उस सेल से पैसा आएगा उससे पार्टी जो एंटाइटल है डिक्री में, जिसके फेवर में डिक्री है, उसे उसकी भरपाई उसे पैसा देके मतलब प्रॉपर्टी को बेचकर दे दी जाएगी। रूल नंबर 65 बात करता है कि सेल बाय हुम कंडक्टेड एंड हाउ मेड, तो किसके द्वारा की जाएगी और कैसे की जाएगी। तो जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है वो कंडक्ट करेगा सेल या फिर कोर्ट इस बिहाफ पर जिसको भी अपॉइंट करे वो कंडक्ट करेगा सेल। और दूसरी बात कि कैसे करी जाएगी तो वो पब्लिक ऑक्शन के मैनर से करी जाएगी। उसके बाद जो है रूल नंबर 66 बात करता है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल्स बाय पब्लिक ऑक्शन। पब्लिक ऑक्शन में जो प्रोक्लेमेशन है सेल का वो कैसे होगा। तो जहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो ऑर्डर करी गई है कि सेल की जाएगी उसे सोल्ड किया जाएगा पब्लिक ऑक्शन के द्वारा डिक्री के निष्पादन करने के लिए। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट एक प्रोक्लेमेशन जारी करेगा जो कि लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में होगा। सब रूल 2 ये बात करता है कि ऐसा जो ये प्रोक्लेमेशन कोर्ट जारी कर रहा है उसका नोटिस पहले किसको देगा, डिक्री होल्डर को देगा और जजमेंट डेटर को देगा और उसके अंदर नोटिस के अंदर ये बताएगा कि टाइम क्या रहेगा पब्लिक ऑक्शन से सेल करने का और जो सेल करने की जगह है कहाँ सेल किया जाएगा वो भी स्पेसिफाई एक्यूरेटली मेंशन करेगा। एज वेल एज थोड़ी और बहुत चीज़ें इसमें मेंशन होंगी जैसे कि प्रॉपर्टी जिसे सोल्ड किया जाना है तो प्रॉपर्टी वो बताएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी सोल्ड की जाएगी। दूसरा रेवेन्यू वगैरह असिस्ट करके बताएगा। तीसरा कोई भार तो नहीं है प्रॉपर्टी पर, अगर कोई भी तरीके की इनकम्ब्रेंस प्रॉपर्टी पर है, प्रॉपर्टी इनकम्ब्रेंस के लिए लाइबल है तो वो बताएगा। उसके बाद ये बताएगा कि अमाउंट जो है रिकवरी किया जाना है, सेल जो ऑर्डर करी गई है उसमें जो अमाउंट रिकवरी किया जाना है वो बताएगा, या फिर कोई भी अदर मटीरियलिस्टिक चीज़ जो लगती है परचेज़र को जो पता होनी चाहिए वो कोर्ट बताएगा ताकि जो परचेज़र है वो जज कर ले नेचर एंड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कि क्या नेचर है प्रॉपर्टी का, क्या उसकी वैल्यू है। प्रोविजन ये बोलता है जो प्रोक्लेमेशन में एस्टिमेटेड अमाउंट जो मेंशन किया जाएगा वो बाय ईदर पार्टी करा जा सकता है, दोनों में से एक पार्टी कर सकती है या फिर दोनों ही पार्टी का एस्टिमेटेड अमाउंट हो सकता है। सब रूल 3 ये बात करता है कि हर एप्लीकेशन जो ऑर्डर फॉर सेल के लिए लगाई जाएगी इस रूल के अंदर उसके साथ जो होना चाहिए एक स्टेटमेंट साइंड होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए, साइनिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स होनी चाहिए उसके अंदर, एंड जो कि नोन टू हो या फिर असर्टेन बाय द पर्सन मेकिंग वेरिफिकेशन, जैसे कि हम एफिडेविट वगैरह में करते हैं उस तरीके से उस जो पर्सन ये वेरिफिकेशन कर रहा है उसके पर्सनल नॉलेज में होनी चाहिए। और एक बात और कि जो मैटर्स रिक्वायर्ड हैं सब रूल 2 के अंदर जो हमने डिस्कस करे हैं वो स्पेसिफाइड होने चाहिए प्रोक्लेमेशन में।
सब रूल 4 ये बात करता है कि ये जो मैटर्स है उसे असर्टेन करने के लिए कोर्ट किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है जो कोर्ट को लगता है कि एग्जामिन करना चाहिए इस व्यक्ति को ऐसे मैटर के लिए, और इसे या फिर बुलाना चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट जो कि इसकी पोजेशन या पावर में है, तो ऐसा कोर्ट तब समन कर सकता है उसे। उसके बाद आता है रूल नंबर 67 जो कि बताता है मोड ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन करने का जो मोड रहेगा वो क्या रहेगा, तो जो भी प्रोक्लेमेशन किया जाएगा वो पब्लिश्ड होगा, ठीक है, पब्लिश्ड होगा जैसा कि प्रिस्क्राइब है रूल नंबर 54 के सब रूल 2 के अंदर। उसके बाद सब रूल 267 का सब रूल 2 ये बताता है कि कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है चाहे तो कि प्रोक्लेमेशन जो है वो पब्लिश करा जाना चाहिए ऑफिशियल गैजेटे में या फिर लोकल न्यूज़पेपर में, और जो इसका खर्चा पानी होगा जो लगेगा पब्लिश करवाने में पैसा, वो कॉस्ट ऑफ द सेल से निकाला जाएगा, शैल बी डीम टू बी द कॉस्ट ऑफ द सेल, सेल की कॉस्ट मानी जाएगी। सब रूल 3 ये बात करता है जहाँ पर प्रॉपर्टी डिवाइड करी गई है अलग अलग लॉट्स में बेचने के पर्पज से, तो वहाँ पर सेपरेट प्रोक्लेमेशन जारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक सिंगल प्रोक्लेमेशन भी जारी किया जा सकता है अनलेस कोर्ट के द्वारा कोर्ट के ओपिनियन में प्रॉपर नोटिस जो है वो देना सही नहीं होगा या फिर दिया नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आता है रूल नंबर 68 जो बताता है टाइम ऑफ सेल। तो पहले ही इसमें ये क्लियर कर दिया गया है जो रूल नंबर 43 में बताया गया था कि अटैचमेंट किया जा सकता है ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन पोजेशन ऑफ जजमेंट डेटर। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात नहीं कर रहे हैं हम, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ऐसी जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है तो विदाउट कंसेंट भी किया जा सकता है जजमेंट डेटर के, बट और कोई अगर प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर कंसेंट लेनी होगी जजमेंट डेटर की, बट कंसेंट लेने का भी एक प्रिस्क्राइब टाइम है, उसके बाद ये कंसेंट जो है वो कोई मायने नहीं रखेगी अगर उस टाइम पे भी कंसेंट नहीं दी है। तो पहली बात तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके केस में 15 दिन का टाइम जजमेंट डेटर को दिया जाता है कि वो कंसेंट दे दे, ठीक है, और अगर नहीं दिया है 15 दिन के बाद तो फिर कोर्ट तो अपने तरीके से काम करेगा। और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो 7 दिन का टाइम दिया जाता है, और ये जो टाइम है वो कैलकुलेट किया जाता है उस दिन से जब कॉपी ऑफ जो प्रोक्लेमेशन है वो फिक्स्ड करा गया है, चिपकाया गया है, चस्पा किया गया है कोई भी कोर्ट हाउस पर। में साफ तौर पे ये मेंशन है कि जज ने लिखा है कि ये ऑर्डर है सेल का, ऑर्डरिंग द सेल। उसके बाद आता है रूल नंबर 69 जो कि बताता है एडजर्नमेंट और स्टॉपेज ऑफ सेल। तो कोर्ट जो है उसका डिस्क्रिशन है कि कोर्ट चाहे तो एडजर्न कर सकता है सेल, मतलब आज नहीं तो कल और कभी और ट्रांसफ़र कर सकता है, उस तरीके से पोस्टपोन कर सकता है बेसिकली। और जब पोस्टपोन करेगा कोर्ट तो वहाँ पर डे और आर जो है स्पेसिफाई करेगा कि कब सेल होनी है एक्चुअल में। तो जो ऑफिसर कंडक्ट कर रहा है सेल, तो कोर्ट का अगर डिस्क्रिशन है तो कोर्ट उसे एडजस्ट कर सकता है सेल को, ठीक है, बट ये जो एडजर्न करेगा वो उसके रीज़न भी लिखेगा कोर्ट कि क्यों एडजर्न कर रहा है, रिकॉर्ड करेगा रीज़न इन राइटिंग। आगे प्रोविजन ये बोलता है कि जहाँ पर कोर्ट हाउस के अंदर मतलब कोर्ट हाउस की प्रेमाइसेस वगैरह में करी जा रही है ये सेल, तो यहाँ पर एडजर्नमेंट जो है बिना कोर्ट की लीव के या बिना कोर्ट की परमिशन के नहीं हो सकता है। इसके बाद 69 का सब रूल 2 ये बताता है कि जहाँ पर सेल जो है वो एडजर्न करी गई है फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 30 डेज, 30 दिन से ज़्यादा के लिए एडजर्न कर दी गई है, तो फिर जो फ्रेश प्रोक्लेमेशन है वो जारी होगा रूल नंबर 67 के तहत, अनलेस जो जजमेंट डेटर है कंसेंट दे देता है उसे वेव ऑफ करने की, यानी कि जजमेंट डेटर बोल देता है कि ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पे कर रहा हूँ इस तरीके से। उसके बाद जो रूल नंबर 70 है वो हटा दिया गया है। रूल नंबर 71 बोलता है डिफ़ॉल्टिंग परचेजर आंसरेबल फॉर लॉस ऑन रीसेल। रीसेल अगर वो करता है तो यहाँ पर कोर्ट को वो आंसरेबल है, यानी कि कोर्ट को वो सर्टिफाइड करेगा बाय द ऑफिसर या फिर अदर पर्सन जो कि होल्ड कर रहा है सेल, वो कोर्ट को सर्टिफाई करेगा
एट द इंस्टेंस ऑफ ईदर डिक्री होल्डर या फिर जजमेंट डेटर के इंस्टेंस पर कि ये रिकवरेबल है फ्रॉम द डिफॉल्टिंग परचेजर। रिकवरेबल है मतलब कि रिकवर किया जा सकता है डिफॉल्टिंग परचेजर से अंडर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। किसके बात कर रहे हैं हम? डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी के जो प्रोविजंस है उसमें उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, उसमें ये जो डिफॉल्टिंग परचेजर है ये इससे रिकवर किया जा सकता है। उसके बाद आता है रूल नंबर 72, जिसमें बताया गया है कि जो डिक्री होल्डर है वो बिड नहीं कर सकता है, बाय प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता है विदाउट द परमिशन। तो डिक्री होल्डर नॉट टू बिड फॉर और बाय प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन। ना ही वो बोली लगाएगा ना खरीदेगा बिना कोर्ट की परमिशन के। सब रूल 1 ये बात करता है कि बिना कोर्ट की परमिशन के जो डिक्री होल्डर है वो बिड में यहाँ पर बैठ नहीं सकता है, बिड में परचेज नहीं कर सकता है बट बिना कोर्ट की परमिशन के नहीं कर सकता है। उसके बाद सब रूल 2 ये बात करता है कि जहाँ पर डिक्री होल्डर परचेज कर रहा है, अमाउंट ऑफ डिक्री जो है मे बी टेकन एज पेमेंट, यानी कि उसे पेमेंट की जैसे के पेमेंट के रूप में लिया जाएगा। तो जहाँ पर डिक्री होल्डर परचेज कर रहा है परमिशन के साथ, कोर्ट की परमिशन उसने ले ली है, जो परचेज मनी होगा एंड जो अमाउंट ड्यू होगा डिक्री में वो एक तरीके से सेट ऑफ कर दिया जाएगा एक दूसरे के अगेंस्ट, और जो कोर्ट है यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है डिक्री वो एंटर करेगा ऐसे सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिक्री पर इन होल या फिर पार्ट अकॉर्डिंगली। सब रूल 3 ये बात करता है कि जो डिक्री होल्डर है वो परचेज कर लेता है या फिर अपने किसी बंदे वगैरह को बिठा देता है, किसी और पर्सन को बिठा देता है वो उसके बिहाफ पर परचेज करने के लिए और बिना कोर्ट की परमिशन के। तो यहाँ पर जो है बिना कोर्ट की परमिशन के बिठा देता है, ठीक है। तो इसका अब शिकायत कौन लगाएगा? जाके जजमेंट डेटर लगाएगा, ठीक है, जो या फिर कोई भी पर्सन जो कि इंटरेस्टेड है उस प्रॉपर्टी में वो जाके शिकायत लगाएगा कोर्ट में कि साहब इसने क्या किया है, जो आपकी विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट इसने यहाँ पर डिक्री होल्डर ने परचेज कर लिया है। तो अब कोर्ट क्या करता है, उसको सेट असाइड करता है सेल को, ठीक है, ऑर्डर पास करता है सेट असाइड करने की सेल को, और जो भी एप्लीकेशन वगैरह में कॉस्ट वगैरह जो भी लगा है यहाँ पे रीसेल करवाने में जो भी पैसा एक्सपेंसेस वगैरह लगा है वो सब जो है एज अ पनिशमेंट डिक्री होल्डर देगा। उसके बाद थोड़ा सेम सिमिलर सा ही एक प्रोविजन है जो कि है रूल नंबर 72A, जो बताता है कि मॉर्टगेजी जो है वो बिड नहीं करेगा एट सेल विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, बिना कोर्ट की परमिशन के वो यहाँ पर बोली नहीं लगाएगा, मॉर्टगेजी बोली नहीं लगाएगा, ठीक है। सब रूल 1 बताता है कि जो मॉर्टगेजी है इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो बिड नहीं करेगा और या फिर परचेज नहीं करेगा जो प्रॉपर्टी है सोल्ड करी जा रही है इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री ऑन द मॉर्टगेज, अनलेस कि उसे कोर्ट ग्रांट करे परमिशन कि वो बिड कर सकता है, बोली लगा सकता है, परचेज कर सकता है प्रॉपर्टी को। उसके बाद सब रूल 2 ये बात करता है जहां पर कोर्ट उसे परमिशन दे देता है कि वो बिड कर सकता है मॉर्टगेजी, तो कोर्ट जो है वो फिक्स करेगा एक रिजर्व प्राइस एज रिगार्ड्स टू द मॉर्टगेजी। 73 बड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है 73 रूल नंबर? इसीलिए क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है बिडिंग पर और परचेज पर बाय द ऑफिसर। तो यहाँ पर जो ऑफिसर है, वहाँ पे जो ऑफिसर प्रेजेंट होते हैं ना, वो बिड नहीं कर सकते हैं, बोली नहीं लगा सकते, परचेज नहीं कर सकते। तो कोई भी ऑफिसर या फिर कोई पर्सन जो ड्यूटी पर है, जिसे ड्यूटी परफॉर्म करनी है, सेल को करवाने की ड्यूटी है उसकी, तो वो वहाँ पर जाके बोली नहीं लगा सकता है, वो वहाँ पर जाके परचेज नहीं कर सकता है, डायरेक्टली भी नहीं कर सकता है, ना ही किसी और के थ्रू ये करवा सकता है, और ना ही किसी तरीके का प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट लेने की वो कोशिश भी नहीं कर सकता है। सो कोशिश से मतलब है मेरा, ना तो वो एक्वायर कर सकता है, ना अटेम्प्ट टू एक्वायर कर सकता है एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी सोल्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।